कोचिंग्स में आपका स्वागत है। और आज आपका टॉपिक संविधान में मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो संविधान और टॉपिक का नाम है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। ठीक, तो देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनकी अवधारणा ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, अब मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में स्थान मिला है और इसके लिए अनुच्छेद आपके बनाए गए हैं 12 से 35। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अब देखो मौलिक अधिकार बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा वीडियो लंबा होगा और इसका हम आज स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। तो मौलिक अधिकारों का पार्ट फर्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, और भाग 3 में इनको रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 में इनका उल्लेख है। ठीक है, अब इनसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई अधिकार क्या होता है। अधिकार जिसको कहा जाता है राइट। उसके बाद कहते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार ये क्या होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मानवाधिकार। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। इसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब जब बात करते हैं कि वे अधिकार क्या होते हैं। अधिकार सबसे पहले आपको जानना होगा कि अधिकार क्या होते हैं। देखो अधिकार समाज के द्वारा इनकी मांग की जाती है या भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति इन अधिकारों की मांग करते हैं और इन अधिकारों को जब बहुत अधिक लोग मांग करने लगते हैं और वो लोग क्या कर देते हैं, इन अधिकारों को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं और उनकी स्वीकृति के बाद अगर उन अधिकारों को राज्य अपने नागरिकों को प्रदान कर देता है तो उन्हीं को कहा जाता है अधिकार। तो बताया जाता है कि भाई जो राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार देता है वो राज्य या वो देश अच्छा माना जाता है। तो आप यह कह सकते हो कि भाई अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता। तो देखो यहाँ पर सर्वांगीण का मतलब होता है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक जो उसका व्यक्तित्व है उसका सुधार नहीं कर पाता है। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता। ठीक है, तो किसी भी राज्य की पहचान उस राज्य में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों से की जाती है। तो जो राज्य अपने नागरिकों को अधिक अधिकार देता है वो अच्छा राज्य माना जाता है। तो यहाँ पे अधिकार की परिभाषा हुई। अब बात करते हैं आपके मौलिक अधिकार। तो देखो जब बात करोगे मौलिक अधिकार की तो मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि भाई संविधान या राज्य द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं वही क्या है आपके मौलिक अधिकार है। तो संविधान या राज्य द्वारा दिए गए अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है,
अब आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि भाई हमारे मूल संविधान में भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो वर्तमान में कितने रह गए हैं, 6 रह गए हैं। कि भाई जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो इस पे भी आपकी चर्चा होगी, ठीक। चलो, तो आप लोग सब जानते हो कि वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार में, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या कितनी है, 6 है, और मूल संविधान में 7। तो संपत्ति का अधिकार आप लोग जानते हो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और उसको स्थान मिला है आपका, आप लोग जानते होंगे कि भाई अनुच्छेद 300 में उसको स्थान मिला है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस समय आप लोगों को या संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि समता का अधिकार, सेकंड जानते होंगे स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा पाने का अधिकार, और छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में संविधान ने भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। तो इन सब पे भी आगे आपकी बात होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो मौलिक अधिकार है कि इसका जनक किस देश को माना जाता है। तो देखो, मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। कि मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। देखो, बताया जाता है कि भाई 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर ब्रिटिश नागरिकों को हस्ताक्षरित अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो उस अधिकार पत्र में ब्रिटिश नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे। तो ठीक है, आप कह सकते हो कि संसार में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का विकास ब्रिटेन में हुआ, और ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने किया, जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा स्थान था, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा उसको कहा जाता है। लेकिन आप लोग जानते हो कि ब्रिटेन के संविधान में, कि ब्रिटेन का एलकी संविधान है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो व्यवस्थित रूप से नहीं है। लेकिन संसार में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से मौलिक अधिकारों को शामिल किया फ्रांस ने। तो संसार में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को अगर अपने संविधान में व्यवस्थित रूप से किसी ने रखा है तो फ्रांस ने रखा है। तो फ्रांस ने 1789 ईस्वी में अपने देश के व्यक्तियों को कुछ मौलिक अधिकार दिए थे। बताया जाता है कि भाई फ्रांस के सम्राट लुई 14वां ने क्या करा था कि फ्रांस के व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया था, उनको सीमित कर दिया था, जिस कारण फ्रांस की न्यायपालिका ने लुई 16वें को फांसी की सजा दी, ठीक है। तो संसार में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से मौलिक अधिकारों को शामिल करने का श्रेय फ्रांस को दिया जाता है, और फ्रांस के ही शासक सम्राट लुई 14वें को कि फ्रांस की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने पर, उनका उल्लंघन करने पर क्या हुआ था, फांसी की सजा दी गई थी। और मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था 1789 ईस्वी में, ठीक। और इसको बनाया था टॉमस जेफरसन ने। देखो, अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे, तो अमेरिका के संविधान का
10वां संविधान संशोधन हुआ। 10वां संविधान संशोधन 1791 ईस्वी हुआ। और इस संशोधन के द्वारा अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आपको सवाल पूछ लेता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। एक सवाल और ध्यान करना कि भाई संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सवाल पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप बताओगे भाग 3 को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भी भारत में मौलिक अधिकारों की मांग, कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो देखो आप लोग जानते हो कि भी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पारित किया था। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की, ठीक। उसके बाद 1917 और 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अंग्रेजों से मौलिक अधिकारों की मांग की थी, ठीक। उसके बाद आप बोलोगे कि 1925 ईस्वी 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कि 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से अंग्रेजों से मौलिक अधिकार की मांग की थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। तो मोतीलाल नेहरू ने भी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की थी। उधर देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन और 1930 ईस्वी के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन और 1930 ईस्वी के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित कर दिया था, ठीक। उधर देखो आप लोग जानते हो कि भी भारतीय इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और ये 1931 ईस्वी को हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। अब देखो महात्मा गांधी ने जो मौलिक अधिकारों की मांग 1931 ईस्वी में की थी, उसके बाद 1934 ईस्वी में सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने महात्मा गांधी की इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो कहीं ना कहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की थी, जिसको 1934 में अस्वीकार कर दिया गया था। उधर देखो भारत शासन अधिनियम 1935 में कि भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था, ठीक, नहीं किया गया था। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू ने जो संविधान संबंधी रिपोर्ट पेश की थी, तो उन्होंने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी या वकालत की थी। तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने संविधान संबंधी रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की वकालत की थी, ठीक। तो आपको ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो तेज बहादुर सप्रू ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की थी या वकालत की थी। देखो उधर आप लोग जानते हो कि भी मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन के तहत
संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान सभा अपनी अनेकों समितियों में विभाजित थी। उधर एक समिति थी जिसको हम कहते हैं सलाहकार समिति, सलाहकार या परामर्श सलाहकार समिति। देखो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये समिति दो भागों में बटी थी, एक मूलाधिकार उप समिति, मूलाधिकार उप समिति, और एक आपकी अल्पसंख्यक उप समिति। और मैंने आपको बताया था इसके अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, और इसके थे आपके एच.सी. मुखर्जी। ठीक कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और ये समिति दो भागों में विभाजित थी, मूलाधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। तो देखो मूलाधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, तो जेबी कृपलानी की सिफारिश पर ही संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया या मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। तो जेबी कृपलानी समिति की सिफारिश पर, जेबी कृपलानी की सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया। तो ये सवाल भी आपको यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं इनकी विशेषताएं क्या है। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। देखो नंबर 1 विशेषता है कि ये वाद योग्य है, ये वाद योग्य हैं। देखो वाद योग्य का मतलब क्या है कि भाई अगर सरकार या कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों को सीमित करता है या आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, ठीक है। तो ये वाद योग्य है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप लोग न्यायपालिका की शरण ले सकते हो। देखो आप लोग सब जानते हो कि भाई आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की लोगे आप शरण, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर 5 रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। जैसे आप लोग जानते हो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप लोग जानते हो परमादेश, आप लोग जानते हो उत्प्रेक्षण, आप लोग जानते हो प्रतिषेध और अधिकार प्रक्षालन। तो इनकी बात भी हम करेंगे। तो भाई अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगर देखो उसको जाना है हाई कोर्ट तो 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। तो ये वाद योग्य, तो दोनों आर्टिकल आपके इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है इनकी प्रकृति, तो आप कहोगे कि इनकी प्रकृति नकारात्मक है। नकारात्मक कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं इनकी प्रकृति नकारात्मक है। तो देखो नकारात्मक का तात्पर्य होता है कि भाई ये सरकार की शक्ति को या सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं इनकी प्रकृति नकारात्मक है। तो नकारात्मक का मतलब होता है कि भाई जो सरकार है सिर्फ सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगा देते हैं ये। तो सरकार जब भी कानून बनाएगी तो वो ये देखती है कि भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार सीमित तो नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं कौन? मौलिक अधिकार। तो इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। उसके बाद बात करते हैं कि निलंबनीय है। निलंबनीय, सस्पेंडेड है ये, निलंबनीय है, इंपोर्टेंट है कि मौलिक अधिकार निलंबनीय है। देखो आप लोग जानते हो कि जब राष्ट्रीय आपात चल रहा हो, राष्ट्रीय
आपात, और आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे। और राष्ट्रीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, कि जब राष्ट्रीय आपात चल रहा हो तो उस समय भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंडेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात जानना होगा कि भाई ओनली जो मौलिक अधिकार है ये सस्पेंडेड या निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपात में। ठीक है, यहाँ पे देखो अनुच्छेद आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात चल रहा हो तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। सुन लो कि राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में मिलने वाली 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः ही सस्पेंडेड हो जाती हैं, स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। और जैसे ही राष्ट्रीय आपात समाप्त होता है तो अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो स्वयं मिलने लगती हैं। ठीक है, तो इस सवाल भी आ जाता है कि भाई इनमें से मौलिक अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात में स्वतः निलंबित हो जाता है, अनुच्छेद 19। उसके बाद देखो आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रीय आपात में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 को छोड़कर, आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों को निलंबित कर सकता है। तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपात में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों को निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंडेड कर सकते हैं। तो जब बात करेंगे अनुच्छेद 21 की, सब पे बात होगी, इसका मतलब प्राण और दैहिक। और अनुच्छेद 20 का मतलब है कि आप लोग जानते हो कि भाई किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि वो किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन न कर दे। तो ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपात में भी ये निलंबित नहीं हो सकते। देखो मूल अधिकार में या मूल संविधान में कहा गया था कि भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपात में निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हो कि भाई 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति पर राष्ट्रीय आपात लगाया था। तो उस समय इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 20 और 21 को भी निलंबित कर दिया था। तो वहां पर तानाशाही दिखाई दी थी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर बोलोगे कि संविधान के 44वें यहाँ पे लिख देते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा कह दिया गया था कि राष्ट्रीय आपात में भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। तो देखो मौलिक अधिकारों के दो ऐसे अनुच्छेद हैं कि ये राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं हो सकते। ठीक है, तो बेटा मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको अधिक से अधिक देखो। इसको हम कई वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। आप आज इसका मौलिक अधिकारों का बेसिक पार्ट 1 हो चुका है। प्लीज़ बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको देखें, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल को।